नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा 4 लाख को पार कर चुका है। जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वैसे ही ठीक मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, एक जैसे हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी ठीक खबर है कि महाराष्ट्र में अब कुछ हद तक कोरोना की जो महामारी है उसका असर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी तमाम पाबंदियों के बावजूद 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53,605 नए मामले सामने आए, जबकि इतने ही वक्त में 82,266 कोरोना मरीज इस महामारी से ठीक हो गए। इस दौरान राज्य में 864 कोरोना मरीजों की मौत हुई। आपको ये भी बता दें कि 6 मई को राज्य में कोरोना संक्रमण के 62,194 नए मामले दर्ज हुए थे और 853 मरीजों की जान चली गई थी। लेकिन अब परेशानी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में फंगल इन्फेक्शन से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग कोविड-19 को मात दे चुके थे लेकिन काले कवक की चपेट में आ गए। राज्य में ऐसे लगभग 200 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये इन्फेक्शन जानलेवा है और वहीं राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर में अब गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पर जो संक्रमण दर है वो 23.34%। इससे पहले 17 अप्रैल को संक्रमण दर 24.56% थी। तो बीते 24 घंटे में 332 मरीजों की मौत देश की राजधानी में हुई है। मौत के इन आंकड़ों के साथ सूबे में कोरोना के मरने वालों की संख्या 19,000 को पार कर चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित एक संपादकीय में पीएम नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की गई है। संपादकीय में कहा गया कि मोदी सरकार की प्राथमिकता कोरोना महामारी को नियंत्रित करने की नहीं है बल्कि ट्विटर पर अपनी आलोचनाओं को हटाने की है। इस संपादकीय को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है कोरोना की स्थिति को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। इनमास DRDO से हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-deoxy-D-ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए। और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और उसके बाद फेज़ 3 ट्रायल हमने शुरू किया, जिसके बारे में कहूँगा मेरे जो साथी हैं डॉक्टर अनंत भट्ट, वो आगे। हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर चांदा ने बताया कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे DCGI ने हमें फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी। और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ patients are coming out of oxygen much faster as compared to standard of care arm. So this is what we have observed, and this drug is very, its mechanism of action is very unique, and as per the basics of this drug, basic principle of this drug, the drug will be very effective on the different variants also of the SARS-CoV-2 virus. So this is what we have observed, and based on the successful phase 3 clinical trial, DCGI
ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है। और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले। कोरोना के हालातों को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। Last 7 days, 180 districts in the country have not seen a single new case. 18 districts have not seen a single new case for last 14 days. 54 districts have not seen a single new case for last 21 days. And also 32 districts have not seen a new case for last 28 days. और चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आर एम तिवारी इस समय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तिवारी, बहुत स्वागत है आपका। ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तिवारी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि देश में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अब तो यही कहा जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में फंगल इन्फेक्शन की वजह से 8-9 लोगों की मौत हो जाती है, ये क्या है? डॉक्टर तिवारी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? कोरोना की वजह से तो लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन अब एक नया मामला ये सामने आया है कि महाराष्ट्र में फंगल इन्फेक्शन की वजह से 8-9 लोगों की मौतें हो गई हैं और ये वो लोग हैं जो कि कोरोना को मात दे चुके हैं। ये इन्फेक्शन जानलेवा बताया जा रहा है। देखिए मैडम, कैसा है कि ये रिकवरी के बाद मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये इन्फेक्शन से जब रिकवर होते हैं हम, जैसे हम कोरोना पॉजिटिव के बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट या होम आइसोलेशन या जैसे भी आपका जिस तरीके से माइल्ड मॉडरेट या सीवियरिटी में जैसे भी आप रिकवर होके आते हैं, तो उस समय आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक रहती है कि उसमें दूसरे संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और छोटा से छोटा भी संक्रमण जो है काफी खतरनाक हो जाता है उस समय। तो उस समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो रिकवरी से लौटे हुए लोग हैं, एक चीज ध्यान दीजिए, जो रिकवर होके आ रहे हैं उन लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और जो अगर जरूरत समझते हैं, उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, इमीडिएट जो है अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास कांटेक्ट करें और उनके संपर्क में रहें। ये एकमात्र उपाय है। दूसरी चीज, अब ये जो संक्रमण फंगल इन्फेक्शन जैसा आपने कहा, कि फंगल इन्फेक्शन जो है ये अलग अलग तरीके से होता है, माइनर भी होता है, मेजर भी होता है। मेजर फंगल इन्फेक्शन में जो है सीवियरिटी बहुत ज्यादा तब होती है जब वो आदमी बीमार, इलनेस हो, पुरानी इलनेस हो या वो बहुत ज्यादा बीमार हो, तो ही संभव है कि उसकी जान जाए। ये तो फंगल इन्फेक्शन से बहुत रेयर होता है ये चीजें। लेकिन पहले भी मैंने बताया, इसके पहले भी, कि ये जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है वो जब रिकवर करता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है, वो संक्रमण के दौर से गुजर के उसका शरीर इतना कमजोर होता है कि कोई भी इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस उसको बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये चीजें हैं, इसकी वजह से डेथ जो है जो हो रही है वो एक चिंता का विषय है। और इसमें जो रिकवर होके पेशेंट जा रहे हैं तो वो एकदम से मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, अभी कई एक पेशेंट हमारे यहाँ से भी डिस्चार्ज हुए, वो फिर फॉलोअप के लिए दोबारा डॉक्टर के पास आना या फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए जो अपना इलाज के लिए संपर्क करना, ये सब सारी चीजें एकदम वो सोचते हैं कि ठीक है अभी कोरोना तो हो गया, अभी खत्म हो गया, मैं तो ठीक हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं।
तो निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन ये इसका जो है पीरियड जो है संक्रमण पीरियड के बाद जो जनरल डेबिलिटीज आ जाती है, जो वीकनेस आ जाता है, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है खराब हो जाता है, उस समय उससे अभी ये 15 दिन की रिकवरी हो गई या 15 दिन में आप रिकवर हो गए, निगेटिव हो गए, लेकिन आगे 15 दिन भी आप अगर टेस्ट हिस्ट्री निकालेंगे, अगर आप डाइट निकालेंगे, तो ये सारे लोग उसी समय संक्रमित हुए होंगे जो 15 दिन के आगे 2 वीक का जो समय और है, जब तक आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से बूस्ट नहीं हो जाती। ठीक है मैडम, ये सारी चीजें हैं, इस पे थोड़ा सा लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार पुनः निवेदन करूंगा बाहर अपने देशवासियों से कि प्लीज थोड़ा सा अब जो है, अब ये मेरा अपना मानना है, ICMR क्या मानता है या हेल्थ मिनिस्ट्री क्या मानती है, मुझे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। क्योंकि मैं जनरल ओपीडी में, जो मेरी ओपीडी है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त रेशियो है पॉजिटिविटी। कुछ तो एकदम माइल्ड हैं जो दवाइयाँ खा के भी ठीक हो रहे हैं, कुछ मॉडरेट हैं उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंटीबायोटिक्स वगैरह और भी दवाइयाँ जो है चलानी पड़ रही हैं, आयरमेक्टिन है, एंटीबायोटिक है, और कुछ तो ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। हाँ। तो मैडम ये चीजें हैं, मेरा अपना मत है, मैं ये नहीं कहता कि ICMR की गाइडलाइन जो है गलत है या जो स्वास्थ्य मंत्रालय है गलत बोल रहा है। हाँ, ठीक है। ईशान जी हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ बने हुए। ईशान जी, हमारे देश में जैसे हालात इस समय हो चुके हैं, क्या कहता है आपका नजरिया? क्योंकि इस समय जैसे हालात हैं, आने वाला समय है, एक्सपर्ट का कहना है, और ज्यादा खराब हो सकते हैं। देखिए, हमें एक्सपर्ट्स की डिमांड, जो एक्सपर्ट्स की राय है उसको मानना चाहिए। सबसे पहली बात तो किसी नेता की या किसी मंत्री की बात को नहीं मानना चाहिए। सिंपल सी बात मेरी मानना ये है। पहली बात तो ये, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि हम एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ गए, ये उनका मानना है, ठीक है। ICMR इसको नहीं मानता या हेल्थ मिनिस्ट्री इसको नहीं मानती, वो बात अलग है। लेकिन देखिए, कल का मैं एक वाक्य बताता हूँ। कल मैं गाँव में अपने यहाँ किसी से बात कर रहा था। देखिए, पिछले साल जब वेव 1 आई थी, तब गाँव में कोई केसेस नहीं थे, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई केसेस नहीं थे। अब की बात क्या हुआ है कि देखिए, आपने पंचायत इलेक्शन भी करवाए उत्तर प्रदेश में, तो मेरा गांव उत्तर प्रदेश में है, वहां का मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे भी गांव में भी केसेस हैं। कई सारे प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह की चीजों का सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अब आपने एक रिपोर्ट में अपनी बात करी, लैंसेट रिपोर्ट की बात करी। मैं लैंसेट रिपोर्ट की 2 लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूँ, या आपके दर्शकों को पढ़ के सुना देता हूँ। द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन एस्टिमेट्स that India will see a staggering 1 million deaths from COVID-19 by August 1. दूसरी लाइन, if that outcome were to happen, Modi's government would be responsible for presiding over a self-inflicted national catastrophe. अब ये इसका मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है, देखिए ये भारत की जर्नल नहीं है, भारत की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये यूके में प्रकाशित होती है ये रिपोर्ट, और ये बहुत पुराने जमाने से प्रकाशित हो रही है। उनका मानना ये है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग 1 अगस्त तक हमारे देश में कोरोना से संक्रमित होके मर जाएंगे। तो ये चीजें सरकार को देखनी चाहिए। अब इसका नेगेटिव प्रमोशन शुरू कर दिया सरकार ने कि ये किस तरह की रिपोर्ट छप रही है। अरे आपके अकॉर्डिंग थोड़ी रिपोर्ट छपेंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसी थोड़ी रिपोर्ट छपेंगी, आप जैसा चाहेंगे उस तरह के नंबर थोड़ी दिखाएंगे। दूसरी बात, इस बात पे देखिए, अब इसका हम एक कदम पीछे लेके हम देखते हैं कि ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमारे देश ने एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने उसको हम प्रधानमंत्री बना दिया है, जिसने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। देखिए, कोई जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब तक मोदी जी अप्रूवल नहीं देंगे किसी भी कदम का, तब तक कोई मंत्री कदम नहीं उठा सकता, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही क्यों ना हो। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, उनको ऑर्डर्स नहीं देंगे, तब तक वो कोई कदम नहीं उठा सकते। तो इस तरह की दिक्कतें जो आ रही हैं, ये इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमने एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा पावर दे दी है। दूसरी बात, अब ये कैसे ठीक होगा? ठीक ऐसे होगा कि पहले तो सरकार को एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। बिल्कुल आपकी बात पूरी करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक शरीर नूं त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰਤ ਬਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त तक 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। डॉक्टर तिवारी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, एक डॉक्टर होने के नाते आपका नजरिया क्या कहता है इस चीज को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर, इस संपादकीय को लेकर? देखिए, ये जो है अभी तो 2.5 लाख के लगभग तो लोगों की जान जा चुकी है कोरोना में। और अगर ये कम्युनिटी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से चीजें बिगड़ेंगी और तकलीफें बढ़ेंगी। और हमारे पास जो एक सीमित संसाधन है हेल्थ सेक्टर में, आपके स्वास्थ्य विभाग में एक लिमिटेशन से हमारे पास सीमित संसाधनों के साथ इतनी बड़ी महामारी को से लड़ना, मुझे नहीं लगता कि ये हम लड़ पाएंगे। और ये है कि बहुत सारी चीजें अब जो है आम जनता को भी, शासन प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना होगा, नहीं तो ये आंकड़े को हम दिखला नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी चीज हो जाएगी, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी हमारे साथ कि हम एक लिमिटेड संसाधन है हमारे पास, एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, तो उसी में हमको ये सारी चीजें करनी है। गवर्नमेंट को अब जरूरत है कि और भी ये जो है संसाधन को बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे हेल्थ सेक्टर का, तभी जाके जो है हम जो है और भी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और ये जो आंकड़े हैं उनको हम झुठला पाएंगे। नहीं तो कोई संभावना जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जाता है तो हर आदमी जो है कहीं भी संक्रमित हो जा रहा है, कहीं भी मार्केट में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो संक्रमण का दर बढ़ा तो ये कोई बड़ी चीज नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 10 लाख का जो। ठीक है ईशान जी, आप लैंसेट रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उस बात को पूरी करिए, फिर उसके बाद तीसरी लहर का जिक्र करेंगे क्योंकि उसको लेकर भी बहुत ज्यादा खतरा। जी, तो जैसे कि काजल जी, हम सबने देखा कि लैंसेट रिपोर्ट के हिसाब से 10 लाख लोगों की जान चली जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि देखिए आज भी वो 3 ही चीजें हैं जो इस महामारी से हमको बचा सकती हैं और ये तीनों चीजें सरकार को करनी पड़ेंगी। पहला तो है टेस्ट, यानी कि टेस्टिंग बढ़ाई है अपनी। टेस्टिंग किट्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास अभी भी नहीं है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में थोड़े टाइम पहले तक
टेस्ट भी नहीं हो रहे थे। अगर आप, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, गाजियाबाद में टेस्ट भी नहीं हो रहे थे। अगर आप टेस्ट बुक करेंगे तो टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए सबसे पहले तो सरकार को। टेस्टिंग बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपने टेस्टिंग तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट 4-4 दिन बाद आ रही है, 5-5 दिन बाद आ रही है, तब तक तो आदमी की हालत बद से बदतर हो सकती है। तो रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ट्रीटमेंट का हम क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट के लिए हमें मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, आईसीयू बेड्स की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काम करना चाहिए। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस टाइम की वैक्सीनेट। देखिए, वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, हमने बोला कि विश्व में सबसे बड़ा ड्राइव हमारे देश ने शुरू किया है, लेकिन हमारे पास ही पर्याप्त वैक्सीन की डोजेज नहीं है। पहली डोज अगर आपने लगवा ली, आप अगर बहुत फॉर्चुनेट है कि अगर आपने पहली डोज लगवा ली तो आपको दूसरी डोज नहीं मिल रही है। तो इस तरह की चीजों का सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन में जो है हमारा देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है पूरे विश्व में। उसके बाद भी हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने प्लान नहीं करा है इस वेव का, और सरकार ने वैक्सीन जो कंपनियां हैं उनको जो डोजेस के ऑर्डर हैं वो नहीं दिए। क्योंकि कई देशों ने सितंबर अक्टूबर में, कई पर्याप्त देशों ने, अच्छे देशों ने सितंबर अक्टूबर में ऑर्डर दे दिए थे। तो इसलिए वैक्सीन कंपनीज की भी ये मजबूरी है कि उनको पहले उनके ऑर्डर देने पड़ रहे हैं, उसके बाद भारत सरकार के ऑर्डर पूरे करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप ये बोलें कि 140 करोड़ के देश में या 135 करोड़ के देश में सिर्फ हमारे पास 26 करोड़ वैक्सीन की डोजेज है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय सरकार के लिए, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। एक बात मैं यहाँ पे आपको एक और बात बोलना चाहूंगा। देखिए कि जिस तरह से सरकार का अभी तक रवैया रहा है, तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, सब गलती जो ठीक करने का सबसे पहला कदम क्या होता है कि सबसे पहले सरकार को गलती माननी पड़ेगी, लोगों को आगे लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी कि हाँ, हमसे गलती हुई है और हम आगे ये कदम उठाएंगे और इन चीजों पे चलेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? नहीं, लेकिन ईशान जी ऐसा होता कहाँ है? ऐसा होता कहाँ है? ऐसा होता ही नहीं ईशान जी। मेरे को कंप्लीट कर, हाँ। एक बार आखिरी बात बोल दूं। हाँ। अभी आपने हर्षवर्धन जी को सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बोल रहे थे कि 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे यहाँ इतने दिनों से केस नहीं है, 40 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे यहाँ इतने दिनों से केस नहीं है, 50 डिस्ट्रिक्ट्स में इतने दिनों से केस नहीं है। अरे हर्षवर्धन जी, 718 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश में, आप कहाँ 20, 30, 50 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं? तो इन चीजों से सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है हम सबको, और ये साफ पता चलता है कि वो आगे भी कदम पता नहीं, मुझे नहीं लगता उठाएगी। तो इसलिए मेरा लोगों से ये मानना है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाइए, घर में रहिए, डबल मास्किंग करिए अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर आपका रोजगार का साधन आपको अलाउ करता है कि आप घर पे रहें और बाहर जाना आपका आवश्यक नहीं है, तो कृपया बाहर ना जाएं, क्योंकि अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आप ही के हाथ में आपकी जान की और अपने परिवार वालों की जान की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ईशान जी, लेकिन ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, सरकार माफी नहीं मांगती, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। जितनी भी बड़ी गलती हो जाए उसमें माफी नहीं मांगी। अब हम ऑक्सीजन का देख रहे हैं, ऑक्सीजन को माना यह जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन अस्पतालों में फिर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। हमें दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, दूसरे देशों से अब ऑक्सीजन आ रही है। क्या वजह वो लग रही है, कहां पर वो चूक लग रही है कि सबसे बड़ा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमारे देश के अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है? देखिए, सरकार जो ऑक्सीजन की बात हमने करी अभी, सरकार पहले तो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करती रही। सरकार ने ये देखा ही नहीं कि देश की डिमांड क्या है। दूसरी चीज क्या हुई मैं बताता हूँ इसमें आपको। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे में, इतने बड़े राज्य में, जहाँ पे 22 करोड़ की पॉपुलेशन है लगभग, तो उन्होंने अपनी जो ऑक्सीजन की डिमांड जब उनसे मांगी गई तो उन्होंने कम ऑक्सीजन की डिमांड दी। अब हो क्या रहा है, जब कम दी तो केंद्र सरकार ने उनको कम दी ऑक्सीजन, तो उससे अब क्या हो रहा है कि अब जब हॉस्पिटल, आप देखिए यूपी सरकार की मैं आपको एक बात बताता हूँ, हॉस्पिटल अगर नोटिस लगा दे कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बर्बरता से उनपे केस करती है और उनको जेल पहुंचाने का काम करती है। तो ये सबसे बड़ी गवर्नेंस फेलियर भी है और चिंता का विषय है लोगों के लिए। दूसरी चीज आपने बोली कि जो हमारा ये है एड जो आ रही है हमारे पास दूसरे देशों से, तो काजल जी मैं आपको बता दूं, 16 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमको दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। और इसका मतलब ये था
कि 16 साल से भारत आत्मनिर्भर पहले से ही था, चाहे उसमें 10 साल आप जोड़ लीजिए यूपीए गवर्नमेंट के और 6 साल जोड़ लीजिए मोदी जी की गवर्नमेंट के, तो पहले से ही आत्मनिर्भर था। अब आत्मनिर्भर से होके भीख मांग रहा है हमारा देश बाकी देशों के सामने, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर बोल रहे हैं भारत को, तो आप क्यों भीख मांग रहे हैं? आपके पास पर्याप्त आईसीयू बेड्स होने चाहिए थे, आपके पास पर्याप्त वेंटिलेटर्स होने चाहिए, आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन की सिलेंडर होनी चाहिए थे, किट्स होने चाहिए थे। उसमें दूसरी चीज क्या हो रही है कि जिस तरह की कालाबाजारी और जो हॉस्पिटल्स कार्य कर रहे हैं उसको भी सरकार को रोकना चाहिए। देखिए गवर्नेंस फेलियर है, सिर्फ लॉजिस्टिक्स का फेलियर है, और इसमें लोगों को आप दोष नहीं दे सकते कि लोगों की गलती है कि लोग शादी में गए। अरे आपने शादी के स्लॉट्स खोले या शादी होने दी और बड़े बड़े कुंभ मेला होने दिया, तभी तो लोग गए। आप ही ने तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैली करी, आप ही ने तो लाखों लोगों को बुलाया, आप ही ने तो बोला कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी आज तक। इसका मतलब ये कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहा हूँ कि उन्होंने यही बोला था कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। तो ये सब आप ही ने तो किया, आप लोगों को कहां दोष दे रहे हैं इसमें? तो सरकार को अब समझ जाना चाहिए कि अब हमारे पास, अगर हमें ये लैंसेट रिपोर्ट को गलत साबित करना है, इसको झुठलाना है, तो हमें अब नींद से उठना पड़ेगा अपनी और लोगों के हित में कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि इस समय जो जैसे हालात हो चुके हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है और कहा यह भी जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों में बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकती है, बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। किस तरीके से बच्चों को सुरक्षित रखा जाए? देखिए मैडम, कैसा है कि सबसे पहली चीज तो क्या है, ये जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, बच्चे संक्रमित होने शुरू हो चुके हैं। अभी कल ही मैंने 11-12 साल की एक लड़की को देखा, बच्ची को देखा, और सिचुएशन वगैरह काफी डाउन हो चुका था। फीवर वगैरह तो 4-5 दिन की मेडिसिन लिया था उसने, उससे चला गया था, लेकिन सिचुएशन जो है उसका लगातार गिरता जा रहा था। तो ये अपने को अब ये मान के चलना है कि हम जो है अब वो स्टेज का इंतजार नहीं करेंगे, थर्ड वेव का इंतजार नहीं करेंगे। हमको तुरंत पहली चीज अपने संसाधन को बढ़ाना होगा। जो लिमिटेड अब फैसिलिटीज हैं हेल्थ सेक्टर में, जो लिमिटेड है, चाहे वो सीसीसी हो, कोविड केयर सेंटर हो, या और भी चीजें हैं, और स्टाफ हो, और व्यवस्थाएं जो है मेडिसिन हो या ऑफिस हो, संसाधन को बढ़ाना होगा, नंबर 1। नंबर 2 है सभी को इसमें कंधे से कंधा मिला के सरकार हो, शासन प्रशासन, आम नागरिक, सभी मिलके जन जागृति करनी होगी, अवेयरनेस फैलाना होगा कि अवेयर लोग ये जाने कि बस अब जो है, मतलब एक ये तीसरा चौथा दौर, ये जो है तीसरे वेव में हम जा चुके हैं, और हमको जो है अब तुरंत जो है इससे जो है सावधानी बरतनी होगी। तीसरा जो है हमको क्या करना है कि टीकाकरण को बढ़ाना है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना होगा, उसको और जिस गति से चल रहा है उस गति में तेजी लानी होगी जी। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए और भी कई सारे उपाय बिल्कुल सरकारों को करना है। बिल्कुल, अगर ये नहीं कर पाएंगे, अगर हम नहीं कर पाएंगे, हाँ, तो फिर ये आगे जो है आने वाली समस्या गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, बिल्कुल समस्या गंभीर हो सकती है। शान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, बस मैं आपका आपका खत्म होने वाला टाइम है, आखिरी 30 सेकंड में ये बोलना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को, लोगों को ये बोलना चाहूंगा, ये आह्वान करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को। वैक्सीनेशन सेफ है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। ये डॉक्टर्स का मानना तो ये है कि देखिए दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल बेहतर है, और अगर आप वैक्सीन नहीं करवा रहे तो वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, और आप कोई सी भी वैक्सीन लगवा लीजिए। आपको नियरेस्ट स्लॉट देखिए, नियरेस्ट जगह देखिए और जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिंह
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, चिंताएं भी उसी तरीके से लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर तिवारी, आपसे लास्ट रिएक्शन मेरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, अब चिंता ये है कि हम दूसरी लहर से पूरी तरीके से लड़े या फिर हम तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी करते रहे। एक डॉक्टर का नजरिया क्या कहता है इसको लेकर? छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए मैडम, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम जो अभी कर रहे हैं इसके अलावा भी हमको करने की जरूरत है, क्योंकि जब बच्चों में ये जो ट्रांसमिशन शुरू हुआ है तो क्या हम अपने बच्चों को सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस का मतलब समझा पाएंगे या बच्चे उसको सीख पाएंगे? बच्चे तो खेलने जाएंगे ही, कहीं भी ग्राउंड में या अपनी बिल्डिंग के आसपास में, बिल्डिंग परिसर में या घर अगल बगल में बच्चे तो एक दूसरे से मिलेंगे ही। उनको तो आप नहीं बैन कर सकते, रोक नहीं सकते। बच्चों को हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में कितना कड़ाई से आप उनको हैंड हाथ धो, ये करो, ये सब सारी चीजें तो आप नहीं कर सकते। बच्चों के साथ तो ये चीजें नहीं हो सकती, इसलिए ये लड़ाई जो है गंभीर होगी। बिल्कुल, ये लड़ाई जो है गंभीर होगी। मेरा अपना मत यही है। हाँ। ये आने वाला समय जो है बहुत गंभीर होगा। इसके लिए हमको, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात किसी को डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ जन जागरण है। जन जागरण के उद्देश्य से मैं बोल रहा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर आम जनता से, शासन से, प्रशासन से और जो मेरे कलीग्स भाई बहन जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हमको जो है एक नई लड़ाई के लिए, एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना है। तो एक नई लड़ाई के लिए और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल ईशान जी, आपका भी लास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि इस समय कंफ्यूजन है लोगों में कि हम इस लहर से लड़े या फिर अगली लहर के लिए तैयार हो जाएं। लास्ट रिएक्शन आपका भी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर साहब ने भी कि अब हमें सबको लड़ना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो या हम आम नागरिक हो, हम सबको इस लहर से भी लड़ना पड़ेगा। और देखिए अगली लहर की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने ये बोल दिया है कि तीसरी लहर जो है वो आएगी ही आएगी। और दूसरी लहर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया है इस बार कि तीसरी लहर आएगी ही आएगी। तो ये सरकार के लिए सबसे अच्छी बात ये हुई है कि उनको पहले से पता है कि तीसरी लहर आएगी। तो अब उन्हें ये देखना चाहिए कि किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, किस तरह के सिम्टम्स बाकी देशों में आ रहे हैं, किस तरह की जो रिग्रेशन वो मॉडलिंग करेंगे, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स होती हैं ये,
किस तरह से वो रिग्रेशन करेंगे, उनको ये देखना चाहिए कि कितने केसेस किस डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन्स बनाने चाहिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जगह। तो ये सब चीजों को सरकार को शुरू कर देना चाहिए, अभी से ही उनको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर देना शुरू कर देना चाहिए कि देखिए हमको पहले भी 8 महीने मिले, 10 महीने मिले दूसरी वेव के लिए तैयार होने के लिए, हम नहीं हो पाए, लेकिन अब अगर हमें जाने बचानी है तो अगले 6 से 8 महीने 10 महीने हमें बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ईशान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में जैसे हालात हो चुके हैं, अब जरूरत है सभी को एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की, चाहे वो राज्य सरकारों की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़े तो कोरोना को मात दी जा सकती है, कोरोना को खत्म किया जा सकता है। अस्पतालों के सिस्टम को मजबूत करना होगा, हॉस्पिटल का जितना भी सिस्टम है पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, इसको मजबूती देनी होगी, तभी हम तीसरी लहर से भी लड़ सकते हैं। क्योंकि जैसा हाल इस समय हो चुका है, दूसरी लहर में मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। संक्रमितों का जो आंकड़ा है हर दिन 4 लाख को पार कर रहा है, जो कि चिंता का विषय है। आने वाला समय कैसा होगा, एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है कि आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक जो संपादकीय में छपा है वो साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि 1 अगस्त तक 10 लाख लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो सकती है। बहुत बड़ी चिंता यहां पर हो जाती है। उच्च स्तर पर इंतजाम करने की जरूरत होगी, उच्च स्तर पर सोचने की जरूरत होगी, जो सुविधाएं चाहिए उनको लाने की जरूरत होगी। क्योंकि जैसे हालात इस समय हो चुके हैं, अगर आपदा खतरनाक हो, अगर आपदा बहुत ज्यादा प्रभावी हो तो उच्च लेवल पर इंतजाम भी उसके लिए करने पड़ते हैं, लेकिन देश में उतने इंतजाम नहीं है जितने की चाहिए। वायरस लगातार फैलता जा रहा है और वायरस के अलग अलग म्यूटेंट इस समय देखने को मिल रहे हैं, जो कि अलग अलग तरीके से प्रभावी हैं। कुछ म्यूटेंट ऐसे हैं जो कि बच्चों में प्रभावित हैं, बच्चों पर जल्दी अटैक कर रहे हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि बुजुर्गों में जल्दी अटैक कर रहे हैं। कुछ लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद उस वायरस से हो रही है जो कि बिल्कुल खतरनाक है, फंगल इन्फेक्शन उसको कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत उसकी वजह से हो चुकी है। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि ये जो इन्फेक्शन है पूरी तरीके से जानलेवा है। हालांकि इस इन्फेक्शन की वजह से लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है, कोरोना को मात दे चुका है, तो वो इतनी ज्यादा वीकनेस उसके अंदर हो जाएगी कि अगले वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। संदीप त्यागी बीजेपी से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्यागी जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? संदीप त्यागी जी, लैंसेट संपादकीय का कहना है कि 1 अगस्त तक 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। साफ तौर पर मोदी सरकार की भी आलोचना की है कि जो ये इन्फेक्शन बढ़ा है, जो ये वायरस बढ़ा है, सरकार की वजह से, सरकार ध्यान नहीं रख पाई। एक रिपोर्ट ये कह रही है, एक संपादकीय ये कह रहा है। बहुत बड़ा सवाल केंद्र की सरकार पर है, भारत सरकार पर है। नहीं है मैडम, हाँ मैं मानता हूँ कि जो है संक्रमण काफी तेजी से हुआ है संक्रमण, लेकिन जितनी तेजी से संक्रमण आया है उतनी ही तेजी से संक्रमण को जाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र की सरकार लगी हुई है। केंद्र की जो है सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा उसी इसमें लगा हुआ है और बहुत जल्दी हम इस पे जो है कमांड कर लेंगे और ये संक्रमण जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, ये मेरा मानना है और ये ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सवाल फिर भी सरकार पर जरूर है, और उस रिपोर्ट में कहा यह भी गया है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरीके से रैलियां हुई हैं, कुंभ का आयोजन किया गया है, जगह जगह जो शादियों के भी आयोजन किए जा रहे हैं, ना तो उनको रोका जा रहा है। तमाम ऐसे आयोजन है जिनको नहीं रोका जा रहा है, और यही वजह है जो कि स्प्रेडर और ज्यादा तेज हो गया। यही वजह है कि जो वायरस है और ज्यादा फैल गया है। अगर इसको ध्यान में रखा जाता तो शायद आज फजीहत ना होती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस बावजूद उसके भी फिर भी जो है बहुत हद तक स्थिति को कंट्रोल किया, नियंत्रण किया जा रहा है। और कहाँ नियंत्रण किया जा रहा है? नियंत्रण कहाँ किया जा रहा है? हर रोज 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 180 दिनों में 180 जिलों में पिछले 7 दिन में एक भी केस नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है, कंट्रोल बहुत हद तक हो रहा है। जैसे अब मैं अपने गाजियाबाद जनपद की बात करूंगा तो जहां आपसे 10 दिन पहले तक 1200-1300 केसेस की बात हो रही थी, आज 500-550 केसेस हो रहे हैं।
हाँ केसेस हैं, मैं मानता हूँ केसेस हैं, लेकिन बावजूद उसके कंट्रोल नियंत्रण इतना हो गया कि अब जो है ऑक्सीजन की भी मात्रा भरपूर हो गई है, दवाई की भी मात्रा, वैक्सीन की भी मात्रा हो गई है, दवाई की भी मात्रा भरपूर हो गई है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई इतनी बड़ी विपदा या संकट आने वाला है। अब उस संकट को जो नियंत्रण कर लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा और राज्यों की सरकारों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अमित तावड़े इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित जी, जो संपादकीय में लिखा है कांग्रेस लगातार उसका विरोध कर रही है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार इलेक्शन की जो रैलियां हैं वो चलती रही, कुंभ का आयोजन हो गया, लॉकडाउन की जब जरूरत थी तब नहीं लगाया गया। रिएक्शन आपका? देखिए, कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है ये हमको पिछले साल जाना पड़ेगा। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका कहना था कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ये तो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है। वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते थे ये कोरोना नहीं, ये तो डरोना है। उस बीच इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, स्वास्थ्य मंत्री जी को हाईजैक कर लिया। और रही बात अभी जब कोरोना आया, आप देखिए पूरा विश्व हमको आगाह कर रहा था, क्योंकि हमारा एक देश बहुत बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से। दूसरी लहर की तैयारी करिए साहब, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करिए, ऑक्सीजन के बड़े उत्पादक देश हैं हम, ऑक्सीजन दूसरे देशों को निर्यात मत कीजिए, आप पहले अपने देश के लोगों की आप जान बचाइए। आपने ऐसी कोई तैयारी नहीं करी। प्रधानमंत्री जी सुबह कहते हैं कि कुंभ को सांकेतिक रूप से मना लिया जाए, कुछ घंटों बाद पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, वहाँ पे हजारों लाखों लोगों की रैलियां करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, इनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब था। और ये पिछले 1-1.5 महीने से हम सुन रहे हैं पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, इंजेक्शन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन आज देखिए आज रोज 4 लाख से ज्यादा केस निकल रहे हैं, कितने हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं। आखिर कब तक हम कर लेंगे, कर लिया जाएगा, कब हम कर लेंगे, कब ये हो जाएगा, ये सब सुनते सुनते जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। आप देखिए शमशानों में 2 लाइन लगी हुई है, अस्पतालों में 2 लाइनें लगी हुई हैं, इंजेक्शन के लिए 2 लाइनें लगी हुई हैं, ऑक्सीजन के लिए 2 लाइनें लगी हुई हैं। पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया है इस सरकार ने। इस सरकार को आखिर जिम्मेदारी लेनी होगी। हम विपक्ष में हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों से ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि आखिर आपने क्यों तैयारी नहीं करी। आप इस समय जब देश में ऑक्सीजन और बेड की जरूरत है, उस समय प्रधानमंत्री निवास जो है वो 13,000 करोड़ से ज्यादा का बन रहा है, आगे क्यों इस समय जरूरत पड़ी। पिछले साल जो है प्रधानमंत्री जी ने अपना इतना महंगा विमान खरीदा, उसकी आखिर क्यों जरूरत पड़ी। इन सब चीजों की जरूरत है या देश को इस समय 2 टाइम की रोटी की जरूरत है और उसकी जान बचाने की जरूरत है जी। कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो है कोरोना के मामले में पूरी तरह से असफल हुई है। तो सिर्फ अपनी सरकार की चिंता है। ठीक है संदीप त्यागी जी, अब तक तो सिर्फ विपक्ष ही आपकी आलोचना करता था, सिर्फ विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते थे, अब विदेशों की तरफ से, अब संपादकीय की तरफ से भी आपकी सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसे? नहीं मैडम, जो भी मेरे मित्र साथी मित्र कह रहे हैं अमित जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ इनकी सरकार भी तो है पंजाब में, इनकी सरकार भी तो है महाराष्ट्र में, इनकी सरकार भी तो छत्तीसगढ़ में है, इनकी सरकार झारखंड में भी तो है। वहाँ इन्होंने क्या किया? लेकिन उनकी आलोचना तो भारत सरकार की हुई है, लेकिन आलोचना भारत सरकार की हुई है। आपदा को अवसर मत बनाइए, आपदा में अवसर मत ढूंढिए। इस समय संकट से जूझ रहे हैं देश, पूरा देश संकट से जूझ रहा है, और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है। मैं आपको बता दें, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तरफ जापान जो अपने आप को विकसित देश कहता है, जापान के अंदर भी आपातकाल लगा हुआ है, तो ब्रिटेन में भी इमरजेंसी लगी हुई है, और वहीं लंदन में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं अमेरिका में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी जगह की स्थिति है, वैश्विक महामारी है, केवल भारत की बीमारी नहीं है। मौत के आंकड़े में भारत पहले नंबर पर आ चुका है। आपको पता है, सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है, सारे देशों को पीछे छोड़ चुका है। अब तक ऐसा नहीं था। मैडम मैं आपको बताऊंगा कि मौत के मामले में मानता हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मौत के मामले में हो सकता है भारत सबसे आगे आ गया हो, लेकिन भारत की जनसंख्या भी तो सबसे ज्यादा चीन चाइना के बाद सबसे ज्यादा आती है। चाइना का आंकड़ा भी तो आज तक नहीं आया है। उसका मतलब ये नहीं है ना कि लोग ज्यादा होंगे तो मौतें भी ज्यादा होंगी। उसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग ज्यादा होंगे तो मौतें भी ज्यादा होंगी। सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। अमेरिका में मामले कितने और अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? मैं मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं खामियां हमसे रही है, सरकार से रही है या आम नागरिक से रही है। लोगों ने इसको जो है मास्क लगाना छोड़ दिया, 2 गज की दूरी से रहना छोड़ दिया। मैं सब चीजों का ये लोग गलतियां आम आदमी की भी है, सारी गलतियां सरकार की नहीं हो सकती हैं। सब गलतियां सरकार पे थोपना गलत बात हो जाएगी। आप सरकारों को मौका, केंद्र प्रदेशों की गलती है फिर? गलती किसकी है? विपक्ष की? गलती किसकी है फिर? गलती किसकी है? विपक्ष की?
गलतियां विपक्ष की नहीं, विपक्ष की भी उतनी है जितनी सरकार विपक्ष की है। दोनों लोगों की गलतियां, जहां विपक्ष भी तो सरकार में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं हो सकती है, केंद्र सरकार का सारा रोल नहीं है, राज्यों की सरकारों का भी अपना योगदान है। उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार ऑक्सीजन के प्लांट भी लगा रही है, दूसरे प्रदेशों को ऑक्सीजन दे रही है। ठीक है, उनसे जवाब लेंगे कि विपक्ष की गलती कितनी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अमित जी, जवाब दीजिए। अब सत्ता पक्ष का कहना है कि इन हालातों को लेकर जितना जिम्मेदार सत्ता पक्ष है उतना ही जिम्मेदार विपक्ष भी है। देखिए, ये तो एक हास्यास्पद इनकी बात है, जिम्मेदारी से बचने वाली बात है। 56 इंच का सीना कहने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, हम विपक्ष में हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ना तो प्रशासन है, ना हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, ना सरकारी एजेंसियां हमारे कहने पे काम करेंगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो सलाहें दी थी, आखिरकार इनको उस चीज को मानना पड़ा। ये जब शुरुआत में ही पिछले साल जो है राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना की तैयारी आप करिए, भयानक से भयानक स्थितियां भारत में बनेंगी, और वही की वही स्थिति इन लोगों ने बना दी। मैं आपकी और हमारी बात करता हूँ कि हमारी कौन बात मानेगा इस समय? आप बताइए, यदि किसी कलेक्टर से हम कहेंगे, किसी जिले के CMHO से हम कहेंगे कि हमारी बात मानेगा? सत्ता इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, जिम्मेदारियां इनके पास है। जब हर चीज का श्रेय ये लोग लेते हैं, तो जब कोई नकारात्मक चीज होगी उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेना होगी। आखिर 365 दिन इस सरकार को मिले थे। 365 दिन बहुत होते हैं किसी भी चीज की व्यवस्था करने के लिए। ये इन्होंने, आप बताइए, राज्य की सरकार को जिम्मेदारी लेनी थी, राज्य की सरकार ने कुछ नहीं किया, और खासकर जहाँ कांग्रेस शासित राज्य थे उन्होंने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है साहब, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जब आपको समय मिले आप बोलिएगा। ये मन की बात का कार्यक्रम थोड़ी है, ये एक न्यूज चैनल है, इसमें हम अपने अपने समय मन की बात के कार्यक्रम में ऐसा नहीं बोला जाता। मन की बात के कार्यक्रम में सिस्टमेटिक बोला जाता है। ये मन की बहस चल रही है, डिबेट चल रही है, तो डिबेट से आपकी बात का जवाब देना जरूरी है। आप बौखला क्यों रहे हैं? बौखला क्यों रहे हैं? बौखला तो आपकी बता रही है सर, मैं कहाँ बौखला रहा हूँ? मैं तो एकदम सिंपल तरीके से जवाब दे रहा हूँ। मैं कहीं बौखलाट में नहीं हूँ, बौखलाट में आप लोग हैं, आपकी सरकार है, आपकी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए विपक्ष पर आरोप लगा रही है। ये ऊर्जा आप लोग सेवा करने के लिए लगाओगे तो अच्छा रहेगा। ये ऊर्जा आप अपने प्रधानमंत्री, हम लोग जितनी सेवा हम लोग कर रहे हैं, आपके नेता कहाँ बैठे हुए? आपके नेता अपने घर में बैठे हुए हैं, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर में बैठी है, आपकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने घर में बैठे हुए हैं। आप समय सिर्फ अलग बयानबाजी करने का और आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रही है कांग्रेस, और सिवाय इसके कुछ नहीं कर रही है। बताइए, आपने कौन जनता की सेवा की? आपने किन लोगों को सिलेंडर दिलाए? आपने कहाँ क्या किया? कितने लोगों की आपने सेवा की? कितने लोगों को आपने भोजन मुहैया कराया? अमित जी, जवाब दीजिए। भूमिका ये विपक्षी आपदा है, ये खाली ऐसा नहीं है कि आपदा में मतलब सरकार आपको विपक्ष को भी एक साथ होकर काम करना होगा, ऐसा नहीं है। विपक्ष को भी साथ में आगे काम करना होगा। क्यों? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। अब हमारी सहानुभूति पूरी आपके साथ है। मुझे लगता है कि आपका ये जो मानसिक तनाव में है आप लोग, मेरी पूरी सहानुभूति, मेरी पूरी पार्टी की सहानुभूति आपके साथ है। मैं समझ सकता हूँ आपको जो गुस्सा आ रहा है, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन इसको हम सकारात्मक दिशा में यदि ले जाएंगे तो मुझे लगता है जनता की सेवा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पीएम केयर फंड की हम बात करें, सब जगह से चंदा ले लिया आपने, और पूरे देश में, काजल आपको भी याद होगा कि अपनी गुल्लक तोड़कर 5,000 रुपए जिस बच्ची ने दिए थे पीएम केयर फंड में, उस बच्ची की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से।
शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने पीएम केयर फंड के नाम पे चंदा मांगा था। ऐसे लोग कब अब तक अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे? और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग बोल रहे हैं अब सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा। आखिर कितनी जानें और जाएंगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। 365 दिनों में इन लोगों ने क्यों व्यवस्था नहीं करी? हम दुनिया के बड़े ऑक्सीजन उत्पादक देश हैं, आखिर ऑक्सीजन की कमी हमारे यहाँ क्यों पड़ी? क्यों हमने ऑक्सीजन जो है दूसरे देशों को निर्यात करी? जब हमारे देश में ये व्यवस्थाएं हमको एडवांस में रखना थी, आखिर क्यों नहीं रखी गई? इस चीज की जिम्मेदारी विपक्ष थोड़ी देगा। जवाब दीजिए संदीप त्यागी जी। 1 साल का वक्त मिला लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। 1 साल का वक्त मिला लेकिन जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो सुधर नहीं पाया, वो ठीक नहीं हो पाया, वो मजबूत नहीं हो पाया। काजल मैडम, मैं आपकी बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 5 जनवरी 2021 को 421 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सभी राज्यों को दिए गए, डिवाइड किए गए, हर स्टेट वाइज के स्टेट में इतने लगने, इसमें इतने लगने हैं। उसके बावजूद जो है, जो कांग्रेस शासित राज्य थे वो, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर टीका नहीं, मतलब जो केंद्र सरकार के ऊपर टीका फोड़ना था, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल 1 प्लांट लगाया। छत्तीसगढ़ में जो बड़े प्लांट जो दूसरे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराता, जो छत्तीसगढ़ राज्य, उन लोगों के यहाँ केवल उसी प्लांट से सर्दी वो हुई। उसके बाद में कोई प्लांट नहीं लगाया। महाराष्ट्र में कोई नया प्लांट, जहां महाराष्ट्र में ऑक्सीजन मिलती है वहां भी कोई नया काम नहीं हो पाया। इन लोगों ने अपने आप का ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ने के लिए, विपक्ष पर फोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा किया। केंद्र की सरकार पहले दिन से आगाह कर रही थी, राज्य सरकारों को आगाह कर रही थी। लॉकडाउन की बात आई तो लॉकडाउन को आप पिछले से आपने देखा हुआ काजल मैडम, जब लॉकडाउन लगा रहे थे प्रधानमंत्री, तो कुछ राज्यों ने कहा कि मत लगाइए, मत लगाइए, कुछ लोगों ने कहा लगाइए। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसा राज्य चाहे उस तरीके से लॉकडाउन को लें। तब राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है लॉकडाउन लगाने की या नहीं लगाने की। तो राज्यों ने लॉकडाउन नहीं लगाया, इन्होंने ही इस माहौल को खराब करने का काम किया। इन लोगों ने ही लोग इसको केसेस बढ़ाने में, संक्रमण को बढ़ाने का काम जो है वो राज्य की सरकारों ने किया है। ये केंद्र सरकार का काम नहीं था। केंद्र सरकार का काम था स्वास्थ्य सर्विस को मुहैया कराना, जो लगातार मुहैया करा रही है। तो वो भी कहाँ हो पा रही है? कहाँ ऑक्सीजन पहुंच पा रही है? कहाँ वैक्सीन पहुंच पा रही है? वो भी नहीं हो पा रही ना। सुन तो लीजिए, 36 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन जहाँ देश में बनते थे, आज 1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन बन रहे हैं। ये भारत की सरकार बना रही है। डीआरडीओ ने जहाँ, मतलब आप देखें, 3 वैक्सीन को इस देश में लाने का काम किया है। दिल्ली में सिर्फ 5-6 दिनों की वैक्सीन बची हुई है। कल ही सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी हुई, वहाँ वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं धन्यवाद देने के लिए, हमें तो केजरीवाल जी को समझ में नहीं आया। कभी धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी आरोप लगाने के लिए करते हैं। अभी उनके पास में 6 दिन बचे हुए थे, 6 दिन में उनके पास में और भी इंजेक्शन उनको मुहैया कराए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं, केंद्र ने अभी मना तो नहीं किया ना। 6 दिन उनके पास बचे हुए हैं, 16 तारीख के इंजेक्शन उनके पास में बचे हुए हैं। 16 तारीख से पहले उनको इंजेक्शन मुहैया करा दिए जाएंगे। तो सारे प्रदेशों को आज जो है इंजेक्शन मुहैया कराए गए। 40 लाख इंजेक्शन मुहैया, वैक्सीन मुहैया कराई गई है पूरे देश को। धीरे वैक्सीन आ रही है, जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे मुहैया कराई गई। कहीं भी वैक्सीन खत्म नहीं है, भरपूर मात्रा में वैक्सीन है और चल रहा है काम वैक्सीन का। अब ये तो अनर्गल बयानबाजी करने का काम है कि अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार से आरोप प्रत्यारोप करें और उनको घेरें, और कुछ काम नहीं है। अपनी तरफ देखेंगे नहीं। महाराष्ट्र की कमी क्यों नहीं बता रहे हैं अमित जी? मतलब झारखंड की कमी क्यों नहीं बता रहे हैं? छत्तीसगढ़ की कमी क्यों नहीं बता रहे हैं? पंजाबी कमी क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए महाराष्ट्र में क्या दिक्कत आई है? महाराष्ट्र में आपकी सरकार क्या समस्या है? संदीप त्यागी जी, लैंसेट रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है 1 अगस्त तक। क्या तैयारी है? गलत, बिल्कुल गलत है। कहीं इतनी ये झूठे मतलब आंकड़े दिए जा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। जो मौतें हो चुकी हैं बस यही है, बाकी इसमें ज्यादा कोई इजाफा नहीं होने वाला है। केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकारों ने इस पर अंकुश लगा दिया है और बहुत जल्दी हमें सुखद परिणाम हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ 15 तारीख के बाद में हम लोगों को बहुत अच्छे परिणाम हमें दिखने शुरू हो जाएंगे कि देश में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है और हो जाएगी। रिपोर्ट में जो लिखा है वो गलत है, सही नहीं मानते आप लोग? विश्वास नहीं करते आप लोग उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, गलत है एकदम। अमित जी, सत्ता पक्ष बिल्कुल विश्वास नहीं करता है वो जो रिपोर्ट सामने आई है। भले ही चिंता बढ़ा रही हो देश की, भले ही चिंता बढ़ रही हो विपक्ष की या फिर पब्लिक की, सरकार उसको नहीं मानती है। देखिए, सत्ता पक्ष तो अभी इस समय लोगों की जान बचाने की बजाय उसका ध्यान है कि उसके ट्विटर पे ऐसी चीजें हटाई जाएं तो सरकार के खिलाफ हो। सरकार का ध्यान इन सब चीजों में नहीं है। सरकार का ध्यान है कि उसकी छवि खराब ना हो, ऐसी चीजें सोशल मीडिया से हटाई जाएं, ट्विटर से हटाई जाएं। और सरकार तो उस चीजों पे भी नहीं मानती है अपने आप को जो पिछले साल से पूरी दुनिया कह रही थी, विपक्ष के नेता कह रहे थे, वो सब चीजें भी नहीं मानी इन लोगों ने और आखिर किस हालात में देश को पहुंचा दिया ये आप देखिए। तो ये लोग
सत्ता के अहंकार में इतने ज्यादा चूर हैं कि इनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। आज जो है कई जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में कैसी दिनचर्या लोगों की जा रही है, खाने पीने को लोगों के पास नहीं है। और इस लॉकडाउन के बाद की क्या तैयारी है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि भारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और पिछले साल भी और इस साल भी जो व्यापार में गिरावट आई है, जो दैनिक दिनचर्या लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, इस लॉकडाउन के खुलने के बाद, स्थितियां सही होने के बाद भी उनका जीवन यापन कैसे होगा, सरकार की तैयारी कहाँ है? और जो पिछला एक वो तो कह रहे हैं कि सरकार तैयारियां कर रही है, वो तो कह रहे हैं सरकार तैयारियां कर रही है और जो तैयारियां हैं वो भी उच्च स्तर पर हो रही हैं। उनके कहने से क्या होता है? एक बात बताइए काजल, पिछले साल इन्होंने 20 लाख करोड़ का एक कोरोना का वो दिया था उन्होंने बजट, आपको और हमको याद होगा। कहाँ गया भैया वो 20 लाख करोड़ रुपए? आप तो ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए, आप तो इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों को बेड नहीं दे पा रहे हो। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आप देखिए सिर्फ 5 दिन के वो उपलब्ध हैं, बस आप कुछ नहीं दे पा रहे, आप सिर्फ हवा में बातें करते हो, आंकड़ों की जादूगरी करते हो। काजल मैडम बोलिए, मैं इनकी बात का जवाब दूं कि हम लोग तो जवाब दीजिए, संदीप त्यागी जवाब दीजिए। हम लोग तो सब कुछ दे पा रहे हैं, इनको सारी चीजें मुहैया करा पा रहे हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश, शायद मुझे लगता है अमित जी मध्य प्रदेश से आते हैं, अमित जी मध्य प्रदेश से आते हैं ना काजल मैडम? अमित जी मध्य प्रदेश से आते हैं। अमित जी सवाल आपसे है। हाँ मध्य प्रदेश, हाँ बोल रहे हैं अमित जी मध्य प्रदेश से आते हैं काजल मैडम। इनके प्रदेश के कांग्रेस के नेता यतीन्द्र वर्मा ऑक्सीमीटर की ब्लैकमेलिंग करते हैं, कालाबाजारी करते हैं। इनके नेता, कांग्रेस के नेता कालाबाजारी करते हैं। सरकार सर्विस मुहैया करा रही है, सरकार सारी चीजों को मुहैया करा रही है और इनके नेता कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। ये अपनी तरफ नहीं झांक के देख रहे हैं कि एक तरफ आप आपदा आई हुई है, उस आपदा को आप अवसर बनाने में जुटे हुए हैं, उसमें आप पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। क्यों आपके यतीन्द्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया इंदौर में, बताइए? मुझे जवाब दूं मैं काजल? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जो कार्यकर्ता की ये बात कर रहे हैं वो कार्यकर्ता हमारा नहीं है, और इनके जो उच्च शिक्षा मंत्री है मोहन यादव, उनके आधिकारिक प्रतिनिधि उज्जैन में कल ये खबर चली है कि वो बेड बेच रहे थे 30-30 हजार रुपए में। ये कल खबर चली है। मंत्री जब इनका कोई करने का पकड़ा जाएगा तो इसी तरीके का बयानबाजी लोग करेंगे। अरे मैं दूसरा नाम बता दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, दूसरा नाम भी सुन लीजिए। कल फरीदाबाद में संदीप मौत प्रभारी इंस्पेक्टर के द्वारा कांग्रेस के नेता को पकड़ा गया, सिलेंडर भरवा के 40,000 रुपए में बेच रहे थे। आपके मंत्री इस्तीफा देंगे? 40,000 रुपए में फरीदाबाद में बेच रहे थे। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो आप राहुल गांधी को भी संबोधित करते हुए लिखा गया, ट्वीट किया गया बाकायदा, ऐसा नहीं है। आपके नेता फरीदाबाद में भी कांग्रेस के राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब कोरोना की बात होती है तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति शुरू हो जाती है और सत्ता पक्ष कहता है जितनी गलती हमारी है उतनी ही विपक्ष की है। सारे अधिकार सत्ता पक्ष के पास है, फिर भी गलती विपक्ष की है, क्योंकि सवाल बार बार सत्ता पक्ष से उठता है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।